नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आज का जो हमारा विषय है आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मित्रों, भूगोल विषय एक प्रगतिशील विषय है। भूगोल विषय एक प्रगतिशील विषय है। प्रारंभ में विद्यार्थी भूगोल विषय का अध्ययन करते थे, लेकिन ज्यों ही हम बड़ी कक्षाओं में प्रवेश की तरफ चलते गए, वहां पर भूगोल विषय की दो महत्वपूर्ण शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हमारे सामने आई। भूगोल विषय की दो महत्वपूर्ण शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हमारे सामने आया। जो आज का विषय है हमारा आर्थिक भूगोल, ये इसी मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। यानी आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण शाखा है, कह सकते। भूगोल की जो दो प्रमुख शाखाएं हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्रमुखता जो उप शाखाएं भौतिक भूगोल की हुई, वो प्रकृति से संबंधित है। जलमंडल, वायुमंडल, नभमंडल, जलवायु विज्ञान, ये सब क्या प्राकृतिक चीजों के बारे में अध्ययन है। और मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो जो आज का हमारा विषय है आर्थिक भूगोल, ये आर्थिक भूगोल इसी मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, जो किसी राष्ट्र, देश, समाज या अर्थव्यवस्था के निर्धारण में, आर्थिक विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं कि भूगोल विषय एक प्रगतिशील विषय है। हम सभी जानते हैं कि भूगोल विषय एक प्रगतिशील विषय है। इसे अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का विश्लेषण करने, यानी भूगोल विषय अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। और जो हम जियोग्राफी शब्द का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जियोग्राफी में दो शब्द, जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ विवरण करना। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है विवरण प्रस्तुत करना, विवरण करना। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ अर्थात
भूगोल विषय का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, यह भूगोल विषय का शाब्दिक अर्थ है कि पृथ्वी का वर्णन करना। आज भी, लेकिन आज भी साधारण व्यक्ति के मन में, आज भी साधारण व्यक्ति के मन में भूगोल विषय केवल पर्वतों, नदियों, मैदानों, सागरों, नगरों और राजनीतिक सीमाओं के अध्ययन का विज्ञान है। सामान्य जनमानस में अगर देखा जाए तो भूगोल विषय केवल पर्वतों, नदियों, मैदानों, सागरों, महासागरों, नगरों और राजनीतिक सीमाओं के अध्ययन का विज्ञान है। वास्तव में भूगोल के अंतर्गत, वास्तव में भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित मानव, उनके आचार विचार, रहन सहन, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक, व्यापारिक आदि अनेक कार्यों के कारण और परिणामों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। भूगोल विषय के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले अनेक भौतिक तत्वों और मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तत्वों, भूगोल विषय के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के भौतिक तत्व और मानवीय तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक तत्व जैसे स्थलाकृति, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक तत्व जैसे स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जलाशय, जीव जंतु आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। इन चीजों का अध्ययन जो है भौतिक भूगोल में किया जाता है, जबकि मानव प्राकृतिक वातावरण, जबकि मानव प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आता है तो उसका खान पान, रहन सहन, उसके रीति रिवाज, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप आदि परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब मानव प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आता है, जैसे प्रारंभिक काल में मानव जंगली जीवन यापन करता था तो उसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद जब वो प्राकृतिक वातावरण में आता है तो उसके खान पान, उसका रहन सहन, उसके रीति रिवाज, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप आदि परिवर्तित हो जाते हैं। इन मानवीय तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इन मानवीय तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। भूगोल विषय की इन्हीं दोनों शाखाओं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की अनेक उपशाखाएं हुई हैं। यानी भूगोल विषय की दोनों शाखाएं, जो प्रमुख शाखा है भूगोल विषय की, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों भूगोल की उपशाखाएं हुई हैं जो इनके विशेष अध्ययन के नाम से संबोधित की जाती हैं। उन शाखाओं का नाम उनके विशेष अध्ययन के आधार पर उनका संबोधन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है
जिसके अंतर्गत भूतल पर मानव के आर्थिक क्रियाओं का, जिसके अंतर्गत भूतल पर मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय विविधताओं, विशेषताओं, स्थानिक प्रतिरूपों तथा पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत भूतल पर मानव की आर्थिक क्रियाएं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, उनकी क्षेत्रीय विशेषताओं, अनेक प्रतिरूपों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। विश्व के लगभग विभिन्न भागों में मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विश्व के लगभग सभी भागों में मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जीविकोपार्जन के साधनों, भिन्न प्रकार के जीविकोपार्जन के साधनों जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, आखेट करना, कृषि करना, भोज्य पदार्थों का संचय करना, खानों को खोदना, उद्योग धंधे चलाना, व्यापार करना, परिवहन करना, कृषि करना, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना और विविध प्रतिष्ठानों में नौकरी आदि व्यवसाय करना आदि कार्यों में संलग्न रहता है। मानव के इन आर्थिक प्रयासों पर स्थलाकृति, भूमि की बनावट, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, भौगोलिक स्थिति, परिवहन की सुविधा आदि के तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य, आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप मानव प्रयत्नों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का आकलन और विश्लेषण करता है। अस्तु, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अस्तु आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप, अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाकलाप मानव करता है। इन आर्थिक क्रियाकलापों पर स्थलाकृति,
जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, परिवहन के साधनों आदि का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पड़ता है। इन आर्थिक क्रियाओं पर का विश्लेषण एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही इन आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण और उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। इसके विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर इसके अलग अलग विषय बनाए गए हैं, जैसे औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, विपणन भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, अधिवास भूगोल, ये सब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों पर इनके अलग अलग विषय बनाए गए हैं। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न भूदृश्य से तात्पर्य होता है भू मतलब पृथ्वी और दृश्य मतलब दृश्य, जो पृथ्वी के दृश्य हैं वो भूदृश्य हैं, लैंडस्केप भूदृश्य। ये भूदृश्य दो प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा मानवीय भूदृश्य। प्राकृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति अपनी प्रक्रियाओं द्वारा करता है, उनको प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं। प्राकृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत उन भूदृश्यों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति के माध्यम से होता है, उनको हम प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं। जैसे धरातल पर सागर, महासागर, नदियां, झीलें, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या है? प्राकृतिक भूदृश्य है। इनका निर्माण प्रकृति ने अपनी प्रक्रियाओं द्वारा किया है। प्रकृति ने अपनी एक लंबी प्रक्रियाओं द्वारा इन भूदृश्यों का निर्माण किया है। तो इनको जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति करती है तो उनको हम प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं। दूसरा है मानवीय भूदृश्य। मानवीय भूदृश्यों के अंतर्गत उन भूदृश्यों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण स्वयं मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और भूदृश्यों का निर्माण करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयां, यानी मानव से संबंधित जिनका निर्माण स्वयं मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर जितने प्रकार के निर्माण कार्य किए हैं उसको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो उनको हम मानवीय भूदृश्य कहते हैं। तो भूदृश्य और उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं के स्थानिक वितरण अर्थात उनकी अवस्थिति तथा संबंधों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल विषय में
प्राकृतिक, जैविक, मानवीय और आर्थिक संसाधनों, संसाधन से तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वे रिसोर्स या संसाधन कहलाते हैं। तो आर्थिक भूगोल विषय के अंतर्गत प्राकृतिक, जैविक, मानवीय और आर्थिक संसाधनों का एवं क्रियाओं की विभिन्नताओं के कारण व निवारणों का उल्लेख किया जाता है। अतः आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन्हीं क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल पर किन्हीं दो क्षेत्रों में, पृथ्वी तल पर किन्हीं दो क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, स्थलाकृति, जलवायु, जनसंख्या, मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास, तकनीकी कुशलता आदि तत्वों में समानता नहीं होती है। आदि तत्वों में समानता नहीं होती है क्योंकि इनमें से प्रत्येक तत्व विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रतिफल होते हैं। अनेक प्रक्रियाओं के प्रतिफल होते हैं और ये प्रक्रियाएं हर स्थान पर समान नहीं होती हैं और ये प्रक्रियाएं हर स्थान पर समान नहीं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव के आर्थिक क्रियाकलाप एवं उनकी आर्थिक विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलना स्वाभाविक रहता है। यदि यह मान लिया जाए कि पृथ्वी तल पर किन्हीं दो प्रदेशों में उपयुक्त तत्वों एवं प्रक्रियाएं समान मात्रा में एवं समान रूप से वितरित हैं, तब भी उनका अंतर संबंध दोनों प्रदेशों में समान रूप का नहीं हो सकता है। अतः आर्थिक कार्यों के विविध स्वरूपों में क्षेत्रीय भिन्नता अवश्यंभावी है। आर्थिक भूगोल में हम इसी क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम इन्हीं क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के बारे में और जानना है तो हमको उनकी परिभाषाओं के बारे में जानना भी जरूरी होगा। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में ही आर्थिक भूगोल के बारे में हमें और अच्छी जानकारी मिल जाएगी उनकी परिभाषाओं के अध्ययन से। आर्थिक भूगोल की परिभाषा
भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है, जिसमें से कुछ विद्वानों कुछ विचारकों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे आर ई मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों, आर ई मर्फी महोदय ने कहा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। आर ई मर्फी महोदय ने अपनी परिभाषा में बताया है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। दूसरी परिभाषा देखें तो गॉर्च महोदय की, आर्थिक भूगोल की दूसरी परिभाषा गॉर्च महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गॉर्च महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के उन विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगली परिभाषा देखें तो रुडॉल्फ वेटजेंस महोदय के अनुसार, आर्थिक भूगोल पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों की संसाधनता, रुडॉल्फ वेटजेंस महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल फर्स्ट है इसमें परिभाषा में पृथ्वी के विभिन्न भागों की संसाधनता तथा आर्थिक भी है, वह पॉइंट है इसी में परिभाषा में कि आर्थिक भूगोल मानव के अन्योन्य क्रिया का अध्ययन है, जिसमें मुख्य रूप से अन्योन्य क्रिया से तत्संबंधी सार्थक परिणामों का विवेचन किया जाता है। ये रुडॉल्फ वेटजेंस महोदय की परिभाषा थी। अगली परिभाषा चिशोल महोदय के अनुसार, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं के उत्पादन, उन वस्तुओं के परिवहन, वस्तुओं के विनिमय को प्रभावित करती हैं। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश के वाणिज्यिक विकास की दशा का ज्ञान हो जाता है। इसके माध्यम से किसी प्रदेश के वाणिज्यिक विकास की दशा का ज्ञान हो जाता है और यह पता चलता है कि उस पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। अगली परिभाषा है बैगस्टन और वान रयान के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले
विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत स्रोतों की भिन्नता का पर्यवेक्षण करता है। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत स्रोतों की भिन्नता का पर्यवेक्षण करता है। ये भौतिक वातावरण की भिन्नता का ये भौतिक वातावरण की भिन्नता का इन स्रोतों के विदोहन और उनके उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन भी करता है। ये विश्व के भिन्न भिन्न देशों और प्रदेशों में आर्थिक विकास के अंतरों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत उन यातायात, व्यापारिक मार्गों और व्यापार का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं। हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं, हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव व्यवसाय, मानव दक्षता और मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासन, सभ्यता और शिक्षा के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। प्रोफेसर शाह के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानव की विभिन्न जीविकोपार्जन, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानव की विभिन्न जीविकोपार्जन क्रियाएं विश्व के उद्योगों, आधारभूत साधनों और औद्योगिक वस्तुओं की प्राप्ति के अनुरूप होती है। अगली परिभाषा है हार्टशोर्न और अलेक्जेंडर महोदय के अनुसार। हार्टशोर्न और अलेक्जेंडर महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार की है कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की स्थानिक, आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है जो उत्पादन, विनिमय और वितरण, उत्पादन, विनिमय तथा वस्तुओं के उपभोग तथा सेवाओं से संबंधित है। प्रोफेसर जॉन्स और डार्कनवाल्स के अनुसार आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों, आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है। ये बताने का भी प्रयास करता है कि क्यों कुछ प्रदेश विविध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी हैं तथा कुछ दूसरे क्यों इन वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोग में विशिष्ट स्थान बनाए हुए रखते हैं। ये बताने का प्रयास आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है प्रोफेसर जॉन्स और डार्कनवाल्स के अनुसार। अगली परिभाषा है जॉन डब्ल्यू अलेक्जेंडर के अनुसार। जॉन डब्ल्यू अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल पर धन उत्पादन, आर्थिक भूगोल भूतल पर
धन के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित मानव की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। जीटी रेनर महोदय के अनुसार, जीटी रेनर महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के उपेक्षित, आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के उपेक्षित पक्षों का अध्ययन है जो वस्तुओं, स्थानों और उनके उत्पादन की दशाओं, परिवहन तथा उपयोग से संबंधित है। पाउंड्स महोदय के अनुसार, अगली परिभाषा देखें तो पाउंड्स महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल पर, आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की, आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण से संबंधित है। पाउंड्स महोदय ने अपनी परिभाषा में आर्थिक भूगोल की परिभाषा में बताया है कि आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के उत्पादक क्रियाओं के वितरण से संबंधित है। ये उत्पादन क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक प्रकार की होती हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल जीविकोपार्जन के ढंगों और उनकी विशेषताओं से संबंधित है। इन परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो आर्थिक भूगोल जीविकोपार्जन के ढंगों और उनकी विशेषताओं से संबंधित विज्ञान है, जिसमें भूतल के आधारभूत, जिनमें भूतल के आधारभूत संसाधनों और उनमें संबंधित मानव क्रियाकलापों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल मानव द्वारा, आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें उनके उत्पादन, परिवहन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल वो प्रगतिशील विज्ञान भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समाज का, मानव का, किसी राज्य का, किसी प्रदेश का, किसी देश का अर्थव्यवस्था के विकास में जो मानव अपनी अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है, जो मानव अपनी अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, वे आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया, चतुर्थक आर्थिक क्रिया, पंचम प्रकार की आर्थिक क्रिया, इन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के विकास के साथ साथ विज्ञान और ज्ञान के विकास के साथ साथ
जो अपने विकास स्तर को निरंतर बढ़ाता है वो आर्थिक भूगोल का अध्ययन विषय क्षेत्र में आता है या आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आता है। क्योंकि आज का जो मानव है वो प्रारंभिक काल से ही उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि के द्वारा अपने आप को स्थापित करते हुए और अपनी क्रियाओं को तीव्रतम करते हुए आगे ले गया है। वर्तमान युग जो है ये औद्योगिक युग है, परिवहन का युग है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है, परिवहन का युग है और इस औद्योगिक युग या परिवहन के युग में मानव निरंतर इस औद्योगिक युग में या परिवहन के युग में मानव निरंतर अपनी अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर रहा है और ये मजबूती अपने देश में उपलब्ध अनेक प्रकार के संसाधनों के उपयोग के आधार पर कर रहा है। संसाधनों के उपभोग के आधार पर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि मानव की इन भौतिकवादी आवश्यकताओं को पूरा करने या आज का औद्योगिक मानव जब अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाओं का उपयोग करता है तो हम संसाधनों का उपयोग करते हैं जो उससे अधिकतम संसाधनों के दोहन के कारण आज संसाधनों की कमी सी होती जा रही है। क्योंकि संसाधनों का जो भंडार है, कुछ ऐसे संसाधन है जिनका निर्माण मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका निर्माण कर सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति ने अपनी प्रक्रियाओं द्वारा एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, उनके आधार पर उन संसाधनों की उत्पत्ति हुई है, तो उनका हम उन संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं। लेकिन मानव इस औद्योगिकरण के युग में निरंतर उन संसाधनों का तीव्रगामी उपयोग करता जा रहा है जिससे संसाधन ह्रास की समस्या आ रही है। मानव यह भूलता जा रहा है कि जिन संसाधनों से हम अपनी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, मानव ये भूलता जा रहा है कि जिन संसाधनों से आज हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इन्हीं संसाधनों के माध्यम से हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होनी है। इस बात की जानकारी मानव को होनी चाहिए जिससे जो संसाधन उपयोग द्वारा जो संसाधन ह्रास हो रहे हैं या संसाधनों का अनुचित दोहन हो रहा है, इससे बचाया जा सके। क्योंकि इन्हीं संसाधनों के माध्यम से हमारी भविष्य की योजनाओं को पूरा करना है। अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमें इन संसाधनों का सहारा लेना है। इस बात को मानव को अवगत होना चाहिए। इस औद्योगिकरण यंत्रीकरण के युग में हमको इस बात को भी सोचना चाहिए। मानव के अनुचित दोहन, संसाधनों के अनुचित दोहन के कारण अपनी आर्थिक क्रियाओं को तीव्र विकास करने के कारण पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, पर्यावरण के जो विभिन्न कारक हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी आ रही है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के कारकों की गुणवत्ता में अगर कमी आई तो उसका कुप्रभाव
हम मानव को झेलना पड़ रहा है और भविष्य में और झेलना पड़ेगा। इसके लिए हमें उस ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा कि हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे और अधिक परेशान होगी। तो इनसे बचने के लिए हमको समाज में जागरूकता लाना होगा। इनसे बचने के लिए हमको समाज में जागरूकता लाना होगा, जिनके माध्यम से हम अपनी आज की तो आवश्यकताओं को पूरा करें, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इन्हीं आवश्यकताओं के साथ हमारी भविष्य में भी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं संसाधनों के माध्यम से होनी है। आर्थिक भूगोल में मानव अपनी इन्हीं संसाधनों का उपयोग आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से लगातार करता जा रहा है, जिसका कुप्रभाव हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से देखना पड़ रहा है, जिसका कुप्रभाव हमको विभिन्न प्रकार की आर्थिक आधार पर कह सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं के कारण जिसका कुप्रभाव हमें देखना पड़ रहा है प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे भूकंप हो। इन प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से मानव को अनेक प्रकार की क्षति उठानी पड़ रही है, जिसका मूल कारण यह है कि पर्यावरणीय घटक प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रभावित होने का मूल कारण मानव के विकासकारी या तीव्र गति से विकास का जो चरण है उनको पूरा करने के लिए मानव औद्योगिक का जो मानव है अधिक उत्पादकता या अधिक आय प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादकता या अधिक आय प्राप्त की लालसा के लिए ये भूल जाता है कि इन क्रियाओं के करने से, संसाधनों के दोहन से विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं और भविष्य में और ज्यादा आने की संभावना है अगर इन पर निजात ना पाया गया तो आर्थिक भूगोल विषय के अंतर्गत मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, इसीलिए भी हमने बताया कि ये प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन से संबंधित विज्ञान है और मानव अधिकतम आय प्राप्त करने की लालसा या अधिकतम उत्पादन की लालसा में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन करता जा रहा है। अत्यधिक उनका उपयोग करता जा रहा है और मानव का यही अत्यधिक उपयोग जो है कुप्रभावी बनता जा रहा है हमारे पर्यावरण पर, क्योंकि जो संसाधन हैं उनके भंडारों के बारे में, सीमित भंडार हैं, उनके बारे में जानकारी है कि हाँ किस क्षेत्र में कितने मात्रा में खनिज पदार्थ पाया जाता है, कोयला पाया जा रहा है, लोहा पाया जा रहा है, पेट्रोलियम पाया जा रहा है, कितने मात्रा में संसाधन पाए जा रहे हैं, लेकिन मानव उन संसाधनों के बारे में अपनी अधिकतम लालसा प्राप्त करने, अपनी अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए हेतु वो उनका उपयोग करता जा रहा है। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन,
प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें उनके उत्पादन, परिवहन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जा सकता है। यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उत्पादन, परिवहन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो हमारा विषय आर्थिक भूगोल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको आर्थिक भूगोल विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और आप सभी लोग इस जानकारी से आर्थिक भूगोल के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में अवगत होंगे। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।